हाँ जी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD is a neurodevelopmental disorder defined by impairing levels of intention in intention। इसमें बेसिकली impairing होती है किसमें? impairing levels of inattention। inattention मतलब अटेंशन ना दे पाना, disorganization एंड और हाइपर एक्टिविटी या इंपल्सिविटी। एक तो इनअटेंशन होगी, दूसरा डिसऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा हाइपर एक्टिविटी या इंपल्सिविटी होगी ADHD में। इनअटेंशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन इंटेल इनएबिलिटी टू स्टे ऑन टास्क। इनअटेंशन या डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब होगा कि जो इंडिविजुअल है या बच्चा है ना, वो किसी एक टास्क पर स्टे नहीं कर पाता, ठीक है, स्टे नहीं कर पाएगा। सीमिंग नॉट टू लिसन एंड लूजिंग मटेरियल्स नेसेसरी फॉर टास्क एट लेवल्स दैट आर इनकंसिस्टेंट विद एज और डेवलपमेंटल लेवल। ये बेसिकली डिफरेंट सिम्टम्स ही बताए गए हैं। एक तो इनअटेंशन और ऑर्गेनाइजेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन होगी। दूसरा वो कहता है कि सीमिंग नॉट टू लिसन, ऐसा वो बेसिकली पोर्ट्रे करता है कि जैसे वो सुन ही नहीं रहा। यानी कि ऐसा होता है कि ADHD के बच्चों को अगर आप उसको मुखातिब करेंगे तो वो ऐसे करेगा कि जैसे उसने सुना ही नहीं। एंड लूजिंग मटेरियल्स, और वो चीजें गुम करता रहता है, ठीक है। एट लेवल्स दैट आर इनकंसिस्टेंट विद एज और डेवलपमेंटल लेवल, और वो इनकंसिस्टेंट होगा अपनी एज से और डेवलपमेंटल लेवल से। फॉर एग्जांपल, अगर वो मतलब 5 साल का है ना बच्चा, तो वो 5 साल के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, उससे बिलो कर रहा होगा, ठीक है, या उससे बहुत ज्यादा हाई कर रहा होगा। इनकंसिस्टेंट होगा विद डेवलपमेंट लेवल या एज लेवल। ये बेसिकली सिम्टम्स ही हैं जो हम सिंपल वर्डिंग में पढ़ रहे हैं। आगे जाके क्राइटेरिया में भी यही चीजें होंगी। अच्छा, हाइपर एक्टिविटी और इंपल्सिविटी क्या होता है? इंटेल्स ओवर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी या इंपल्सिविटी का मतलब होगा ओवर एक्टिविटी, फिजिटिंग, इनएबिलिटी टू स्टे सीटेड, इंट्रूडिंग इनटू अदर पीपल्स एक्टिविटीज, यानी कि दूसरों की बातों में टांग अड़ाना, जल्दी जल्दी उसमें घुस जाना कम्युनिकेशन में। एंड इनएबिलिटी टू वेट, वेट नहीं कर सकते ऐसे लोग। सिम्टम्स दैट आर एक्सेसिव फॉर एज और डेवलपमेंटल लेवल। और वो कहता है कि ये वाले जो होंगे ना, हाइपर एक्टिविटी और इंपल्सिविटी, ये एज से ज्यादा नजर आएंगे आपको। यानी कि उतना बच्चे को एक्टिव होना नहीं चाहिए जितना उसकी एज है। बेसिकली एज के अकॉर्डिंग नहीं होता, वो उससे ज्यादा होता है। इन चाइल्डहुड ADHD frequently overlaps with disorders that are often considered to be externalizing disorders such as oppositional defiant disorder and conduct disorder। वो कहता है चाइल्डहुड के अंदर जो है ना, ADHD फ्रीक्वेंटली ओवरलैप कर रहा होता है इन डिसऑर्डर्स के साथ, ऑपोजिशनल डेफिएंट और कंडक्ट डिसऑर्डर। ADHD ऑफन परसिस्ट इनटू अडल्टहुड। ये अडल्टहुड में भी बेसिकली आता है। अब कह सकते हो चाइल्डहुड से शुरू होकर अडल्टहुड में भी चला जाता है ये। विद रिजल्टेंट इंपेयरमेंट्स ऑफ सोशल, एकेडमिक एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, जिसमें क्या हो रहा होता है, सोशल, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में इंपेयरमेंट होती है, यानी कि प्रॉपर तरीके से नॉर्मल वे में वो नहीं कर पाता ये सारे काम। ये एक जनरल सा ओवरव्यू था इसका ADHD का। अब आगे इसको देखते हैं, कुछ चीजें एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसका क्राइटेरिया देखेंगे। इन चिल्ड्रन ADHD ऑफन अपीयर्स टुगेदर विद अदर बिहेवियरल डिसऑर्डर्स लाइक ऑपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर, यानी कि ये दोनों डिसऑर्डर ऊपर भी हमने देख लिया कि ये ओवरलैप कर रहे होते हैं। ऑपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर क्या होता है? ऑलरेडी आर गोइंग, यानी कि आर्गू करना, बहस करना। रिफ्यूजिंग टू फॉलो रूल्स को फॉलो करने से रिफ्यूज कर देना। इजिली अनॉयड, और जल्द ही अनॉयड हो जाना, ये ऑपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर है। कंडक्ट डिसऑर्डर क्या होता है? मोर सीरियस बिहेवियर प्रॉब्लम्स लाइक अग्रेशन, रूल ब्रेकिंग एंड हार्मिंग अदर, दूसरों को हार्म करना, रूल ब्रेक करना, अग्रेशन इस डिसऑर्डर के बेसिकली सिम्टम्स हैं। ADHD यूजली कंटिन्यूज इनटू अडल्टहुड, नॉट जस्ट चाइल्डहुड। ये जस्ट चाइल्डहुड में नहीं होता, अडल्टहुड में भी ये डिसऑर्डर देखा जाता है। एज अ रिजल्ट इट कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से सीरियस प्रॉब्लम्स हो रही होती है सोशल लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में और वर्क लाइफ में। चूंकि ये चाइल्डहुड से अडल्टहुड में चला जाता है, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स भी इसमें फिर देखने को मिलती हैं। हाँ जी, ये डेफिनेशन समझ आ गई सबको कि ADHD में क्या होता है। दो चीजें होती हैं, एक तो इनअटेंशन होगी, इनअटेंशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन एक सिम्टम ये है, और दूसरा है हाइपर एक्टिविटी। एक इनअटेंशन और दूसरा हाइपर एक्टिविटी, ये दो ही मेन इसके आप कह सकते हो डिसऑर्डर होते हैं। जिसको ये देखो ना, नाम के अंदर भी है, एक तो अटेंशन डेफिसिट है, दूसरा हाइपर एक्टिविटी है। ये दो ही मेन सिम्टम है इसके आगे फिर सब
सिम्टम्स होंगे। क्लियर हो गया इसका मीनिंग? ये ना हो सकता है ये किसी भी डिसऑर्डर में हो सकता है कि वो उनकी कोई एक स्किल बहुत अच्छी हो, बट हमने ओवरऑल देखना होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखना होता है कि वो मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये मतलब ये डिसबैलेंस हो सकता है कि एक चीज में तो वो बच्चा बहुत अच्छा है, बाकी बहुत सारी चीजों में वो अच्छा ही नहीं है। ठीक है, या एक में बहुत बुरा है, बाकी कुछ चीजों में अच्छा है, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अच्छा जी, एडीएसडी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया DSM-5 TR। पॉइंट ए, अ परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इनअटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी यानी कि या इंपल्सिविटी दैट इंटरफेयर्स विद फंक्शनिंग और डेवलपमेंट करेक्टराइज्ड बाय 1 and 2। वो कहता है कि या तो परसिस्टेंट का मतलब मुसलसल जो इनअटेंशन हो या हाइपर एक्टिविटी हो जो कि इंटरफेयर कर रहा हो फंक्शनिंग में या फिर डेवलपमेंट में, यानी कि वो परफॉर्म भी ना सही से कर पाए और डेवलपमेंट भी उसकी सही से ना हो, एज करेक्टराइज बाई 1 and 2, जैसे कि नीचे 1 और 2 में बताया गया है। ठीक है, अब 1 और 2 में क्या बताया गया है? इसमें चूंकि दो सिम्टम है ना, एक इनअटेंशन और दूसरा है हाइपर एक्टिविटी, तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है वो है इनअटेंशन। Inattention, 6 or more of the following symptoms have persisted for at least 6 months to a degree that is inconsistent with developmental level and that negatively impact directly on social and academic occupational activities। वो कहता है जो नीचे वाले सिम्टम्स दिए गए हैं ना, इनमें से 6 या 6 से ज्यादा सिम्टम मौजूद होने चाहिए 6 मंथ के लिए, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स अगर वो मौजूद हैं टू अ डिग्री दैट इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि इस तरह से मौजूद हो कि वो एज या डेवलपमेंटल लेवल से इनकंसिस्टेंट हो, यानी कि उसके साथ मैच ना कर रहे हो, या ज्यादा हो या वो कम हो। ठीक है, वो मैच ना कर रहे हो उस एज लेवल से, तो वो फिर क्या होगा? बेसिकली इसका सिम्टम होगा एडीएचडी का। 6 सिम्टम से 6 मंथ होने चाहिए। अच्छा, यहां पर एक नोट भी है, द सिम्टम्स आर नॉट solely a manifestation of oppositional behavior, defiance, hostility or failure to understand task or instructions। अब वो कहता है ये जो नीचे वाले सिम्टम हम पढ़ने लगे ना, ये सारे सिम्टम जो है ना, ये जो हमने कंडीशंस यहाँ देखी हैं, ऑपोजिशनल बिहेवियर, डेफियंस है, हॉस्टिलिटी है, या फेलियर टू अंडरस्टैंड टास्क और इंस्ट्रक्शंस, इनकी वजह से ना हो। यानी कि एक बच्चे को अगर इंस्ट्रक्शन समझ ही नहीं आई तो वो जाहिर है इनअटेंशन तो होगी ना, वो समझ ही नहीं कर पाएगा, सही परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, आपकी बात नहीं समझेगा। इसी तरह से वो ऑपोजिशनल बिहेवियर की वजह से अगर सिम्टम्स हैं तो वो हमने नहीं काउंट करने इसमें। डेफियंस की वजह से या हॉस्टिलिटी की वजह से वो सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये बच्चों के लिए था। फॉर ओल्डर अडोलेसेंट्स या फिर अडल्ट्स एज 17 और ओल्डर, यानी कि 17 या इससे बड़े लोग, एटलीस्ट 5 सिम्टम्स आर रिक्वायर्ड। जो बच्चे हैं उनके लिए 6 या 6 से ज्यादा सिम्टम मौजूद होना जरूरी है। जो अडोलेसेंट या उससे बड़े हैं उनके लिए एटलीस्ट 5 सिम्टम्स होना जरूरी है क्राइटेरिया मीट करने के लिए। ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दी है जो ऊपर हमने डिस्कस कर ली है। तो अब आते हैं ये जो सिम्टम्स पढ़ते हैं, इनमें से बच्चों के लिए 6 या 6 से ज्यादा और बड़ों के लिए यानी कि एडोलेसेंट्स या अडल्ट्स के लिए मिनिमम 5 सिम्टम्स का होना जरूरी है। अब ये याद रखिएगा, ये हम पढ़ रहे हैं इन अटेंशन वाला सिम्टम जो मेजर सिम्टम है, इसमें सारा इन अटेंशन से रिलेटेड ही चीजें होंगी, ये बात आपने याद रखनी है। ऑफन फेल्स टू गिव अ क्लोज अटेंशन टू डिटेल और मेक्स केयरलेस मिस्टेक्स इन स्कूल वर्क, एट वर्क और ड्यूरिंग अदर एक्टिविटीज, यानी कि वो अक्सर मिस्टेक करेगा, सॉरी फेल हो जाएगा अटेंशन किसी चीज पर लगाने में, और वो केयरलेसली मिस्टेक्स करेगा किसमें? स्कूल वर्क में, अपने काम पे, या फिर किसी और एक्टिविटी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ओवरलुक्स आर मिस यूज डिटेल्स, वर्क इज इनएक्यूरेट, या उसका काम सही नहीं होगा या मिस यूज कर देगा। ये इसका है मतलब कि अटेंशन नहीं दे पाएगा अपने काम पर, केयरलेसली मिस्टेक्स कर देगा। दूसरा सिम्टम क्या है? ऑफन हैज डिफिकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन, अटेंशन को सस्टेन नहीं कर पाएगा इन टास्क और प्ले एक्टिविटीज। ऊपर वाले में था कि वो अटेंशन दे ही नहीं पाएगा, क्लोज अटेंशन नहीं दे पाएगा, दूसरे में है कि वो अटेंशन सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर अटेंशन उसने दी है तो फौरन से वो वहां से अटेंशन हट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हैज डिफिकल्टी रिमेनिंग फोकस्ड ड्यूरिंग लेक्चर्स, कन्वर्सेशंस और लेंथी रीडिंग, फोकस नहीं उसका रहता बेसिकली, सिंपल वर्ड्स में। थर्ड क्या है? सी, यानी कि ऑफन डज नॉट सीम टू लिसन व्हेन स्पोकन टू डायरेक्टली, मतलब अगर जब आप उससे बात करते हो ना तो वो ऐसा शो करेगा कि जैसे उसको सुनाई नहीं दे रहा, जैसे वो सुन नहीं रहा, वो अपनी दुनिया में मगन होगा। तो ये फॉर एग्जाम्पल माइंड सीम्स एल्सवेयर, ऐसा लगेगा जैसे उसका माइंड किसी और तरफ है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्वियस डिस्ट्रैक्शन,
अगरचे कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है, कोई और चीज मौजूद भी नहीं है, इसके बावजूद ऐसा ही शो हो रहा होगा या ऐसे लग रहा होगा आपको कि कहीं और है उसका माइंड। उसके बाद है जी पॉइंट डी, ऑफन डज नॉट फॉलो थ्रू ऑन इंस्ट्रक्शन एंड फेल्स टू फिनिश स्कूल वर्क। मतलब एक ही है कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगा एंड फेल्स टू फिनिश स्कूल वर्क, अपने स्कूल वर्क को फिनिश करने में फेल हो जाता है, कामों को करने में फेल हो जाता है या ड्यूटीज को करने में फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट टास्क बट क्विकली लूजेस फोकस, फोकस क्या कर देगा, लूज कर देगा एंड इज इजीली साइड ट्रैक्ड, और साइड ट्रैक हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद है पॉइंट ई, ऑफन हैज डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज, अपनी एक्टिविटीज और टास्क को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा, मैसी कर देगा, मैनेज नहीं हो पाएगी, सीक्वेंस नहीं लगा पाएगा, इस तरह की जितनी भी हैं यानी कि डिसऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद एफ पॉइंट, ऑफन अवॉइड्स, dislikes or is reluctant to engage in tasks that require sustained mental effort। ऐसी तमाम एक्टिविटी जिसमें मेंटल एफर्ट लग रही हो उसमें वो क्या करेगा, उनसे अवॉइड करेगा, डिसलाइक करेगा या रिलेक्टेंट होगा, यानी कि उनको परफॉर्म करने में वो हिचकिचाएगा या रेजिस्ट करेगा, उनको परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अवॉइड करेगा, डिसलाइक करेगा या रिलेक्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल स्कूल वर्क और होमवर्क फॉर ओल्डर एडोलेसेंट्स, अगर जो ओल्डर हैं उनके लिए क्या होगा, एडोलेसेंट्स या फिर अडल्ट्स, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स यानी कि रिपोर्ट बनाने में इशू करेंगे, वो डिले करेंगे, कंप्लीटिंग फॉर्म्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, रिव्यूइंग लेंथी पेपर्स, रिव्यू करने में उसको इशू आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बात हो रही है, अगर हम में से किसी को एडीएचडी हो तो हम भी इसी तरह से अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे या कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है पॉइंट जी, ऑफन लूजेस थिंग्स नेसेसरी फॉर टास्क एक्टिविटीज, और चीजों को गुम करता रहता है इसमें। ये भी एक सिम्टम है कि चीजें गुम होती रहती हैं, उसे उसको पता नहीं होता कहाँ चलेगी, स्कूल मटेरियल है, पेंसिल है, बुक्स एक्सेट्रा। एच पॉइंट है, इज ऑफन इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय एक्सट्रेनियस स्टिमुलाई, कोई भी स्टिमुलाई आएगा, कोई भी आसपास कोई चीज आएगी उसको डिस्ट्रैक्ट कर देगी इजीली। फॉर ओल्डर एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स मे इंक्लूड अनरिलेटेड थॉट्स, बच्चों के लिए यह है कि कोई भी चीज उसको डिस्ट्रैक्ट कर देगी, और जो बड़े हैं एडोलेसेंट्स यानी कि एडोलेसेंट्स या अडल्ट्स, उनके लिए क्या होगा, वो अनरिलेटेड थॉट्स की तरफ चले जाएंगे, यानी कि वो ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देंगे या किसी और चीज को सोचना शुरू कर देंगे। उसके बाद है पॉइंट आई, इज ऑफन फॉरगेटफुल इन डेली एक्टिविटीज, यानी कि अक्सर वो चीजों को भूल जाता है, काम करने को, डेली एक्टिविटीज को भूल जाता है। फॉर एग्जांपल डूइंग चोर्स यानी कि उसको जो काम करने वाले वो नहीं करेगा, रनिंग इरेंड्स फॉर ओल्डर एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स, रिटर्निंग कॉल्स, पेइंग बिल्स, कीपिंग अपॉइंटमेंट्स, बच्चों के लिए यह है कि वो डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में क्या करते हैं, भूल जाते हैं चीजों को। एडोलेसेंट या एडल्ट्स क्या करेंगे, मतलब जैसे आपने कॉल करनी थी किसी को, बैक कॉल नहीं किया आपने, बिल पे करना था, बिल नहीं पे किया, अपॉइंटमेंट लेनी थी, अपॉइंटमेंट नहीं ली, अगर ली है तो वहां नहीं गए, मतलब इस तरह से बोलना शुरू कर देते हैं अडल्ट्स। ये है हमारे पास एक सिम्टम इन अटेंशन। इसमें से बच्चों के लिए 6 या 6 से ज्यादा सिम्टम होने चाहिए, और बड़ों के लिए यानी कि एडोलेसेंट या अडल्ट्स के लिए मिनिमम 5 सिम्टम्स होने चाहिए। बेसिकली ये तमाम सिम्टम्स हैं, आप इनको कॉमन सेंस के साथ भी लिख सकते हो कि इन तमाम सिम्टम्स में हमने क्या करना होता है, हमने इन अटेंशन वाली एक्टिविटीज लिखनी है सारी। कितने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है टोटल, तो हमने इन अटेंशन वाली लिखनी जिसमें वो बेसिकली अटेंशन से रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम्स होंगी। हाँ जी, ए पॉइंट का सेकंड जो सिम्टम था हमारे पास, पहले में हमने देखा इन अटेंशन, इसमें हम देखेंगे हाइपर एक्टिविटी एंड इंपल्सिविटी। ये भी उसी तरह से है, 6 और 6 से ज्यादा सिम्टम्स जो नीचे हम पढ़ेंगे वो बच्चों के लिए 6 महीने के लिए होने चाहिए, और एडोलेसेंट्स और बड़ों के लिए एटलीस्ट 5 सिम्टम्स होने चाहिए, वो ऊपर वाला क्राइटेरिया है। और वही वाली इनकंसिस्टेंट होने चाहिए डेवलपमेंटल लेवल या एज से। हाँ जी, इसमें हमने याद रखिएगा हाइपर एक्टिविटी से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज, हाइपर एक्टिविटी और इंपल्सिविटी। हाइपर एक्टिविटी क्या होता है और इंपल्सिविटी क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हाइपर एक्टिविटी का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ करते ही रहना, कुछ ना कुछ करते ही रहना, ठीक है। और इंपल्सिविटी का मतलब होता है कि सोचे समझे बगैर कुछ करना, सिंपल सा इसका मीनिंग है, सोचे समझे बगैर करते जाना कुछ ना कुछ। अच्छा, ऑफन फिजिट्स विद टैप्स हैंड्स और फीट्स और स्क्वाम्स इन सीट, बेचैनी बेसिकली होना या टिक के ना बैठना,
ये सारे बेसिकली क्या होते हैं, इसके सिम्टम होते हैं, जैसे हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी की हम बात कर रहे हैं। यानी कि फिजिटिंग करना, या फिर फीट या स्कम करना, सीट के अंदर अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो उसके अंदर बेचैन होना, मतलब साड़ी मारते रहना, ठीक है, इधर उधर होते रहना, ये सारी चीजें। यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी थी, हाँ, फिजिटिंग क्या मीनिंग, फिजिटिंग का मीनिंग होता है कि टिक के ना बैठना, ठीक है, टिक के ना बैठ पाना या एक जगह पर ना बैठ पाना, दैट इज फिजिटिंग। यहाँ पर लिखा है ऑफन फिजिट्स विद और टैप्स हैंड्स और फीट और स्कर्म्स इन सीट, कुछ ना कुछ करते रहना, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी तरह से। पॉइंट बी है हमारे पास, ऑफन लीव्स सीट इन सिचुएशंस व्हेन रिमेनिंग सीटेड इज एक्सपेक्टेड। उस तरह की सिचुएशन में ना बैठना जब उस मतलब उसके बैठने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम है ना, उसमें बैठना जरूरी होता है, तो क्लासरूम में ना बैठना, ठीक है, सीट से उठ जाना, बार बार उठ जाना या इधर उधर भागना, या ऑफिस में अब बैठना होता है ना, वर्क स्पेस पे बैठना होता है, तो वहां पर ना बैठना। उसके बाद है सी पॉइंट, ऑफन रन्स अबाउट और क्लेम्स इन सिचुएशन वेयर इट इज इनअप्रोप्रिएट। ऐसी जगहों पर जहां पर अप्रोप्रिएट ना हो, जहां पर भागना या चीजों पर चढ़ना मुनासिब नहीं, वहां पर ऐसे करते रहना। फॉर एग्जाम्पल किसी के घर गए हैं तो वहां पर भागते फिरना और इधर उधर चढ़ जाना किसी चीजों पर, ठीक है। इन एडोलेसेंट्स और अडल्ट इसमें क्या होगा, मे बी लिमिटेड टू फीलिंग रेस्टलेसनेस। अगर एडोलेसेंट या अडल्ट होगा तो वो रेस्टलेसनेस फील करेगा, ठीक है, वो भी अजीब फील कर रहा होगा, मतलब वो रेस्टलेसनेस का मतलब यही होता है कि वो नॉर्मल फील नहीं करते, बेचैनी फील करते हैं। पॉइंट डी, ऑफन अनएबल टू प्ले और एंगेज इन लेजर एक्टिविटीज क्वाइटली। एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना कर पाना, ठीक है, उसमें सही तरीके से अगर हम खेलने की बात करें तो सही से ना खेल पाना या उसमें दिलचस्पी ना लेना, ठीक है, और क्वाइटली अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्वाइटली ना उसमें पार्टिसिपेट करें। उसके बाद है पॉइंट ई, इज ऑफन ऑन द गो एक्टिंग एज इफ ड्रिवन बाय अ मोटर। फॉर एग्जाम्पल इज अनएबल टू बी or uncomfortable being still for extended time, as in restaurants meetings may be experienced by others as being restless or difficult to keep up with। बेसिकली यहाँ पर ये इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ करते रहना और टिक कर ना बैठना एक जगह पर, ठीक है, और अगर वहां पर बैठे हैं तो थोड़ी सी देर के बाद फिर उठ जाना और फिर अनकंफर्टेबल हो जाना, ऐसे लगना जैसे मतलब बेचैन है, रेस्टलेस है। उसके बाद पॉइंट एफ, ऑफन टॉक्स एक्सेसिवली, ज्यादा बोलना, ठीक है, अक्सर ये बहुत ज्यादा बोलते हैं जो एडीएचडी वाले होते हैं। उसके बाद है जी, ऑफन ब्लर्ट्स आउट एन आंसर बिफोर अ क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। क्वेश्चन पूरा होने से पहले ही उसका आंसर कर देना इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ एडीएचडी या हाइपर एक्टिविटी। उसके बाद है ऑफन हैज डिफिकल्टी वेटिंग हिज और हर टर्न। अब वही वाली बात, ये इम्पल्सिविटी है कि सोचे समझे बगैर कुछ कर देना या करते रहना, जैसे ऊपर है कि क्वेश्चन पूरा भी नहीं हुआ और आंसर कर दिया, ये सोचे बगैर कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे। उसके बाद अपनी टर्न का, अपनी बारी का इंतजार ना करना, अगर वो फॉर एग्जांपल लाइन में लगे हैं तो उसमें इंतजार ना कर पाना। आई पॉइंट, ऑफन इंटरप्ट्स और इंट्रूड्स ऑन अदर्स। दूसरों की कन्वर्जेशन में इंटरप्ट करना या दूसरों को टोक देना या दूसरों के बात अगर हो रही है तो उसमें बोल देना, दैट इज ऑल्सो सिम्टम ऑफ एडीएचडी। अगर वो कहते हैं कि अब ये कौन कौन सी एक्टिविटियां, बर्ड्स इनटू कन्वर्सेशन गेम्स और एक्टिविटीज में स्टार्ट यूजिंग अदर पीपल्स थिंग्स विदाउट आस्किंग और रिसीविंग परमिशन। परमिशन लिए बगैर दूसरों की चीजें यूज करना, गेम्स में घुस जाना, एक्टिविटीज में घुस जाना। फॉर adolescents and adults may intrude into or take over what others are doing। दूसरे क्या कर रहे हैं उसमें घुस जाना या फिर टेक ओवर करने की कोशिश करना, यानी कि अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश करना, ये एडोलेसेंट और अडल्ट ऐसा करेंगे। ये हाइपर एक्टिविटी या इंपल्सिविटी की एग्जाम्पल या सिम्टम है। हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, जो सिम्टम टू है हाइपर एक्टिविटी इंपल्सिविटी, क्लियर है ये। उसके बाद हमारे पास है बी सिम्टम। हमने ए देखा, अभी तक हमने ए देखा है। ए में क्या था, परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इनअटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी। जो ए सिम्टम है उसमें हमने देखा इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी को डिस्कस किया गया है। उसको फिर दो मेन पॉइंट्स में डिस्कस क्या क्या किया, डिवाइड किया गया है।
और एक में इनअटेंशन है, फिर उस इनअटेंशन को आगे नॉन सिम्टम्स में डिवाइड किया गया है, फिर उसके बाद हाइपर एक्टिविटी है, उसको आगे नो सिम्टम्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और उसके बाद बी सिम्टम आ गया है। सेवरल इनअटेंटिव और हाइपर एक्टिविटी इंपल्सिव सिम्टम्स वर प्रेजेंट प्रायर टू एज 12 ईयर्स। ये सारे सिम्टम्स, इनमें से ज्यादातर सिम्टम्स वो कहते हैं 12 साल की एज से पहले प्रेजेंट होने चाहिए, 12 साल की एज से पहले ये मौजूद होने चाहिए। उसके बाद सेवरल इनअटेंटिव और हाइपर एक्टिव इंपल्सिव सिम्टम्स आर प्रेजेंट इन 2 और मोर सेटिंग्स, 2 या 2 से ज्यादा सेटिंग्स में इनका होना जरूरी है। एट होम, स्कूल और वर्क, विद फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, इन अदर एक्टिविटीज। यानी कि मिनिमम 2 या फिर 2 से ज्यादा अगर सिचुएशंस में ये सिम्टम शो हो रहे हैं तो फिर हम डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे। एक आध सिचुएशन में है तो फिर हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से हो। उसके बाद है जी डी पॉइंट, देर इज अ क्लियर एविडेंस दैट द सिम्टम्स इंटरफेयर विद और रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। वही वाली बात के उसकी सोशल लाइफ, उसकी एकेडमिक लाइफ, उसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। उसके बाद सिम्टम्स डू नॉट अकर एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया और एनदर साइकोटिक डिसऑर्डर एंड आर नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड। वही वाली बात, किसी और डिसऑर्डर का क्राइटेरिया मीट ना हो रहा हो इन तमाम सिम्टम्स को लेकर, अगर वो नहीं मीट हो रहा तो फिर हम एडीएचडी की तरफ जाएंगे। या आप ये कह सकते हो कि ये ड्यूरिंग स्किज़ोफ्रेनिया या अदर साइकोटिक डिसऑर्डर ये सिम्टम्स ना हो, क्योंकि साइकोटिक डिसऑर्डर्स में भी बंदा जो है वो इनअटेंटिव हो जाता है, तो ये आपने ख्याल रखना है। उसके बाद है स्पेसिफाई वेदर। अच्छा, यहाँ पर स्पेसिफाई वेदर ये कुछ कोड्स दिए होते हैं। ये बेसिकली क्या है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये जो बेसिकली कोड्स है ना, ये आप कह सकते हो ये समझ लो कि ये जो है ना आईसीडी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज, ये उसका बेसिकली कोड है। अगर आप डीएसएम के अकॉर्डिंग किसी को डायग्नोज करें ना तो साथ आप इसको स्पेसिफाई कर दोगे कि इसका कोड कौन सा है। अब जब आप ये कोड लिखते हो ना तो फिर पता चल जाता है, अगर आप इंटरनेशनली भी किसी जगह पर ये डायग्नोसिस भेजते हो ना या आपका केस जाता है तो ये कोड लगा होगा ना तो वो फौरन से समझ जाएंगे वो, चूंकि आईसीडी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज उसको कोड करते हैं, मतलब ज्यादातर जो लोग होते हैं। तो फिर ये अगर हमारे पास ये कोड हमने लगाया होगा तो उनको पता होगा कि ये आईसीडी में कहाँ पर हमने इसको देखना है या किसके अकॉर्डिंग हमने या किस तरह से इसको आप कह सकते हो अंडरस्टैंड करना है। तो ये बेसिकली कोड जो है ना ये आईसीडी के हैं, जो दूसरी आप कह सकते हो बुक है या क्लासिफिकेशन है डिसऑर्डर्स की या डिजीजेस की। एक डीएसएम 5 है और दूसरी, एक डीएसएम है और दूसरी है आईसीडी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। ये बेसिकली जो है डीएसएम ये एपीए ने बनाई है, ठीक है, इसको अरेंज किया है। और जो दूसरी आईसीडी है उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ये वाला बेसिकली कोडिंग वाला जो है ना, ये हमारे यहाँ पर यूज नहीं होता, ये इंटरनेशनल लोगों के लिए जहां पर इसका ज्यादा वो है रिवाज है या ज्यादा इसका यूज है, ये उनके लिए है, हमारे लिए ये इतना नहीं है। हाँ, अगर आपने इंटरनेशनली कोई डायग्नोज करना है तो फिर आप ये कोडिंग साथ लगा सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो। क्लियर है ये बात? अब ये लिखा हुआ है F909.2। अब ये क्यों क्यों लिखना है, बेसिकली वो कहता है कौन सी कंडीशन हो तो आपने ये लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कंबाइंड प्रेजेंटेशन, यानी कि अगर A1 भी है और A2 भी है, इनअटेंशन भी है और हाइपर एक्टिविटी भी है, तो फिर आप लिख देंगे साथ ADHD विद F19.2, तो वो समझ जाएंगे कि इनअटेंशन भी है और हाइपर एक्टिविटी भी है। और ये वाली चीज बेसिकली आईसीडी में कहां पर पड़ी है या आईसीडी में इसको क्या, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, वो कोड से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली उस वजह से कोडिंग होती है। उसके बाद है स्पेसिफिकेशन, कुछ और भी हैं। स्पेसिफाई इफ, वो कहता है इन पार्शियल रेमिशन व्हेन फुल क्राइटेरिया वर प्रीवियसली मेट फ्यूर देन द फुल क्राइटेरिया हैव बीन मेट। ये पार्शियल रेमिशन क्या होता है? रेमिशन बेसिकली क्या होता है कि बीमारी का या डिसऑर्डर का या सिम्टम्स का कंप्लीटली ठीक ना होना, कंप्लीटली खत्म ना होना। ठीक है, अब यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर क्राइटेरिया पहले जो है ना वो फुल क्राइटेरिया मीट हो रहा था बट अब कुछ सिम्टम्स बाकी हैं,
तो फिर हम उसको पार्शियल रेमिशन बोल देते हैं। तो अगर इस तरह से है कि पूरे सिम्टम्स नहीं है बट पहले उसको एडीएचडी था, पास में उसको एडीएचडी था, या आपके पास जब आया था तो उसको एडीएचडी था, या आपने ही डायग्नोज किया था, ट्रीटमेंट के बाद फिर क्या हुआ, कुछ सिम्टम्स खत्म हो गए, कुछ सिम्टम्स बाकी हैं, या माइल्ड सिम्टम्स बाकी हैं, या आप कह सकते हो उस तमाम सिम्टम्स में से कुछ सिम्टम्स बाकी हैं, तो फिर आप स्पेसिफाई करते हो पार्शियल रेमिशन कि कुछ सिम्टम्स अभी बाकी हैं। उसके बाद स्पेसिफाई कर देते हैं माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। ठीक है, ये तो हम हर जगह पर ही देख रहे होते हैं।